हाल ही में दुनिया का पहला इंट्रानेजल कोविड का टीका किस देश की कंपनी ने विकसित किया है? इंट्रानेजल यानी नाक से दिया जाने वाला जो वैक्सीन है। आपके ऑप्शंस हैं ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन अथवा ऑप्शन डी जापान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी इसे भारत की कंपनी ने विकसित किया है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भारत की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक ने कोरोना से बचाव के लिए दुनिया की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन इनकोवैक बनाई है। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने इस वैक्सीन को भारत में 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के तहत मंजूरी प्रदान की है। इस वैक्सीन को उन लोगों को भी दिया जा सकता है जो पहले से कोविशील्ड या कोवैक्सीन का टीका लगवा चुके हैं। इस वैक्सीन का उपयोग कोविड के खिलाफ विषम बूस्टर खुराक के रूप में किया जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? यानी आपको गलत कथन आइडेंटिफाई करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपके ऑप्शंस हैं ए इसका गठन 1 दिसंबर 1965 को किया गया था, बी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत ये दुनिया का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है, सी यह सीमा पार अपराधों को भी नियंत्रित करता है, अथवा ऑप्शन डी बीएसएफ का महानिदेशक यानी डीजी भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस का एक अधिकारी होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी बी में दिया गया स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ आज यानी 1 दिसंबर को अपनी स्थापना दिवस मना रहा है। भारत की रक्षा की पहली पंक्ति के सशस्त्र बल सीमा सुरक्षा बल का गठन भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1 दिसंबर 1965 को किया गया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है। सीमा सुरक्षा बल भारत में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने या जाने के बारे में निर्णायक भूमिका निभाता है। ये सीमा पार अपराधों जैसे कि स्मगलिंग आदि को भी नियंत्रित करता है। गृह मंत्रालय के अधीन काम कर रहे इस बल का आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। बीएसएफ के अधिकारियों का अपना कैडर है, लेकिन इसका प्रमुख, जिसे महानिदेशक यानी डीजी के रूप में नामित किया गया है, भारतीय पुलिस सेवा का एक अधिकारी होता है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए मेघालय, बी नागालैंड, सी असम अथवा ऑप्शन डी त्रिपुरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी नागालैंड। व्याख्या देख लेते हैं। नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव का आज यानी 1 दिसंबर से नागा हेरिटेज विलेज किस्मा में शुरू होगा। इस मौके पर उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहेंगे। बता दें कि हॉर्नबिल महोत्सव की शुरुआत 1 दिसंबर 1963 को की गई थी। यह नागालैंड की स्थानीय योद्धा जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है और आमतौर पर हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच 10 दिनों तक मनाया जाता है। इसे नागा विरासत और परंपराओं की समृद्धि को पुनर्जीवित करने, संरक्षित करने, बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। त्यौहार में नागाओं द्वारा प्रशंसित और श्रद्धेय यानी उनकी पूजा की जाती है। उस पक्षी का नाम है हॉर्नबिल, इसको श्रद्धांजलि दी जाती है। गौरतलब है कि 1 दिसंबर को ही नागालैंड की स्थापना भी हुई थी। इस बार ये राज्य अपना 60वां स्थापना दिवस मना रहा है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 9 दिसंबर, बी 4 दिसंबर, सी 11 दिसंबर अथवा ऑप्शन डी 1 दिसंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। आज विश्व एड्स दिवस है। यह दिवस इस महामारी को समाप्त करने के लिए किए गए कार्यों को दर्शाने के लिए हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस उन लोगों की सहायता करने के लिए भी मनाया जाता है जिन्हें इस घातक बीमारी के साथ जीना पड़ता है। पहला एड्स दिवस 1988 में मनाया गया था। HIV एक बड़ा जन स्वास्थ्य मुद्दा है। इस बीमारी से दुनिया में करोड़ों लोग ग्रस्त हैं। ये वायरस रोग प्रतिरोधक तंत्र को यानी इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। इससे अन्य बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और रोगी में मृत्यु का जोखिम बढ़ जाता है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। ये पहला वैश्विक स्वास्थ्य दिवस था।
बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5वें प्रश्न की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रहे देश के पहले निजी रॉकेट लॉन्च पैड के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये लॉन्च पैड निजी स्पेस कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा बनाया गया है। दूसरा, जल्दी ही यहाँ से अग्निबाण नामक एक निजी रॉकेट लॉन्च किया जाएगा। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी दोनों कथन सत्य हैं, करेक्ट हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में देश के पहले निजी रॉकेट लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया जा चुका है। ये लॉन्च पैड और कंट्रोल सेंटर इसरो के वैज्ञानिकों की मदद से निजी स्पेस कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा बनाया गया है। जल्दी ही यहाँ से अग्निबाण नामक एक निजी रॉकेट लॉन्च किया जाएगा। अग्निबाण रॉकेट अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी का ही रॉकेट है। इस लॉन्च पैड से अग्निबाण की पहली उड़ान होगी। बता दें कि अग्निकुल एक स्टार्टअप है जिसे कुछ युवाओं ने मिलकर बनाया है। इसकी स्थापना साल 2017 में चेन्नई में हुई थी। इसमें कई बिजनेसमैन ने अपना पैसा लगाया है, जिसमें आनंद महिंद्रा ने भी अपना पैसा लगाया हुआ है। विरासत गांव किसामा में हॉर्नबिल महोत्सव आयोजित हुआ है। ये किस राज्य में स्थित है? ये गांव है, ये किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए मणिपुर, बी मेघालय, सी नागालैंड अथवा ऑप्शन डी मिजोरम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी ये नागालैंड में स्थित है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति ने हाल ही में नागालैंड की राजधानी कोहिमा के निकट नागा विरासत गांव, जिसका कि नाम है किसामा, इसके हॉर्नबिल महोत्सव के 23वें संस्करण का उन्होंने उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने नागालैंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ महोत्सवों के समारोह की शुरुआत की घोषणा करने के लिए घंटा बजाकर इसका उद्घाटन किया। वर्तमान भारतीय उपराष्ट्रपति पहली बार नागालैंड के दौरे पर आए हैं। उनको उद्घाटन समारोह में सिफी, जो कि पारंपरिक नागा टोपी होती है, और अमूला कक्सा, जो कि नागा की एक शॉल होती है, इसको देकर इन्हें सम्मानित किया गया। मिशन कर्मयोगी भारत सरकार के किस मंत्रालय की पहल है? आपके ऑप्शंस हैं ए स्वास्थ्य मंत्रालय, बी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सी कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने हाल ही में विज्ञान भवन में मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों के लिए वार्षिक क्षमता निर्माण योजनाओं को तैयार करने पर दृष्टिकोण पत्र जारी किया है। ये कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के तत्वावधान में चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। आपके ऑप्शंस हैं ए हर साल 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है, बी इस साल इस मौके पर दिल्ली में दिव्य कला मेला 2022 का आयोजन किया जा रहा है, सी इस बार इस दिवस की थीम समावेशी विकास हेतु परिवर्तनकारी समाधान रखी गई है, अथवा ऑप्शन डी इस मेले का आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। यानी दिव्य कला मेला की बात हो रही है इस स्टेटमेंट में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी ए में दिया गया कथन गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। दिव्यांग लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हर साल 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। इस दिन देश के हर राज्य में और हर शहर में विभिन्न संस्थानों और संगठनों द्वारा तमाम समारोहों का आयोजन किया जाता है। इस साल इस मौके पर दिल्ली में दिव्य कला मेला 2022 का आयोजन किया जाएगा। इस मेले का आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ पर किया जाएगा। ये मेला 2 से 7 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें देश भर के दिव्यांग उद्यमी कारीगर अपने उत्पादों और शिल्प कौशल का प्रदर्शन करेंगे। हर साल की तरह इस बार भी इस दिन के लिए एक थीम सिलेक्ट की गई है। इस बार की थीम है समावेशी विकास हेतु परिवर्तनकारी समाधान, यानी ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, द रोल ऑफ इनोवेशन इन फ्यूएलिंग एन एक्सेसिबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, यानी आपको सही कथन आइडेंटिफाई करना है। पहला, साल 1946 में गठित हुई अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दूसरा, साल 1962 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। साल 1915 में उन्होंने गोल्ड मेडल के साथ लॉ में LLM यानी परास्नातक किया और भागलपुर में वकालत की प्रैक्टिस करने लगे। साल 1917 में बिहार में जब चंपारण आंदोलन शुरू हुआ तो वे गांधी जी के संपर्क में आए और वकालत छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। साल 1946 में गठित हुई अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। देश के लिए जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई तो राजेंद्र बाबू को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 26 जनवरी 1950 को जब देश में संविधान लागू हुआ तो उन्हें देश का पहला राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। साल 1962 में, इसी साल इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो 1962 में इन्होंने स्वेच्छा से राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया और सदाकत आश्रम में जाकर रहने लगे। सदाकत आश्रम में ही 28 फरवरी 1964 को उनका देहावसान हो गया। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। हाल ही में नर्मदा निर्माण कला सुर्खियों में था, ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए ऊनी कपड़े के निर्माण से संबंधित है ये, बी कुकी जनजाति द्वारा दीवार पर की जाने वाली एक तरह की चित्रकारी है ये, सी दक्षिण एशियाई देशों में बांस से घर बनाने की एक कला है ये, अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी ये ऊनी कपड़े के निर्माण की एक कला है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में सरकार ने बताया कि कश्मीर के शिल्पकारों और बुनकरों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण से काफ़ी मदद मिल रही है। पारंपरिक नर्मदा निर्माण कला की बहाली और संरक्षण में ये योजना सहायक रही है। योजना का लक्ष्य जम्मू कश्मीर के लगभग 11,000 बुनकरों और शिल्पियों के कौशल का विकास करना है। भेड़ की ऊन से बनने वाले नमदे के निर्यात में कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस कला के संरक्षण के लिए अल्पावधि यानी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग शुरू किया है। इसके तहत 3 प्रशिक्षण चक्रों में कारीगरों के 25 समूहों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर, यानी चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में फुजीवारा प्रभाव सुर्खियों में था, ये निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए प्रकाश के प्रकीर्णन से, बी चट्टानों के रूपांतरण से, सी चक्रवाती तूफान से, अथवा ऑप्शन डी फुटबॉल खेल से जुड़े एक नियम से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी ये चक्रवाती तूफानों से संबंधित है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। बीते दिनों टाइफून हिन्ना मनार और गार्डो नामक 2 उष्णकटिबंधीय तूफानों में मौसम विज्ञानियों ने फुजीवारा प्रभाव होने की बात कही। बता दें कि अमूमन एक ही समय में और एक ही महासागर क्षेत्र में विकसित होने वाले उष्णकटिबंधीय तूफानों के बीच 1400 किलोमीटर से कम दूरी पर उनके केंद्रों के बीच किसी भी तरह की अंतःक्रिया को फुजीवारा प्रभाव के रूप में जाना जाता है। यानी ये दोनों तूफान एक दूसरे को किस तरह से प्रभावित करते हैं, यही प्रभाव फुजीवारा प्रभाव है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने किस जानवर को खाद्य पशु के रूप में मंजूरी प्रदान की है? आपके ऑप्शंस हैं ए कस्तूरी मृग, बी सील, सी भालू, अथवा ऑप्शन डी हिमालयी यॉक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने हिमालयी याक को खाद्य पशु के रूप में मंजूरी दे दी है। याक बोवाइन जनजाति से संबंधित है, जिसमें बाइसन, भैंस और मवेशी भी शामिल होते हैं।
अपने लंबे लंबे बालों के कारण ये ठंडे एवं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रह सकते हैं और -40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सह सकते हैं। FSSAI के मौजूदा फैसले से पारंपरिक दूध और मांस उद्योग का हिस्सा बनाकर ऊंचाई वाले गोजातीय बोवाइन पशुओं की आबादी में गिरावट को कम करने में मदद मिलेगी। खाद्य पशु यानी जिन्हें हम इंसानों द्वारा पाला जाता है और खाद्य उत्पादन या उपभोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं A 5 दिसंबर, B 4 दिसंबर, C 11 दिसंबर अथवा D 1 दिसंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A, यानी ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। आज यानी 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जा रहा है। स्वस्थ मृदा और मृदा संसाधनों के सतत प्रबंधन के महत्व पर बल देने के लिए हर साल 5 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व मृदा दिवस का विषय है मृदा भोजन का स्रोत। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र और मानव कल्याण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। गौरतलब है कि दिसंबर 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर 2014 को आधिकारिक रूप से पहला विश्व मृदा दिवस मनाने का फैसला किया था। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में लोंगेवाला संघर्ष सुर्खियों में था। ये निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? आपके विकल्प हैं A मुस्लिम लीग का गठन, B साल 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, C आज़ाद हिंद फौज का गठन अथवा ऑप्शन D साल 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D। व्याख्या देख लेते हैं। पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध के दौरान लोंगेवाला संघर्ष में भारत की विजय की 51वीं वर्षगांठ आज यानी 5 दिसंबर को पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है। यह युद्ध राजस्थान की थार मरुभूमि में लोंगेवाला सीमा चौकी पर लड़ा गया था। इस मौके पर राजस्थान में जैसलमेर सैन्य केंद्र और लोंगेवाला युद्ध स्मारक पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें अन्य कार्यक्रमों के अलावा सैन्य बैंड और मार्शल आर्ट की प्रस्तुतियां भी शामिल थीं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे दृष्टिबाधित 2020 क्रिकेट विश्व कप के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इस विश्व कप की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। दूसरा, पूर्व भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह को टूर्नामेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आपके विकल्प हैं A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों अथवा ऑप्शन D न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B, यानी केवल कथन 2 सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तीसरा दृष्टिबाधित 2020 क्रिकेट विश्व कप आज यानी 5 दिसंबर से गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल इंडोर स्टेडियम में शुरू हो गया है। मेजबान भारत के अलावा टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका भाग ले रहे हैं। टूर्नामेंट के दौरान देश के 9 शहरों में कुल 24 मैच खेले जाएंगे। बता दें कि विश्व दिव्यांग दिवस के सिलसिले में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह को टूर्नामेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। एडम ब्रिज, जिसे कि राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये श्रीलंका के पंबन द्वीप और भारत के तमिलनाडु के मन्नार द्वीप के बीच चूना पत्थर की एक श्रृंखला है, सीरीज है। दूसरा, ये पुल 30 किलोमीटर लंबा है और मन्नार की खाड़ी को पाक जलडमरू मध्य से अलग करता है। तीसरा, हिंदू मतावलंबियों का मानना है कि इस ढांचे का निर्माण भगवान राम और उनकी वानर सेना ने रावण की लंका तक पहुंचने के लिए किया था। आपके विकल्प हैं A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 3 अथवा ऑप्शन D 1, 2 और 3, यानी तीनों कथन सही हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B, यानी केवल कथन 2 और 3 सत्य हैं। कथन 1 गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए चलते हैं व्याख्या की ओर। हाल ही में हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। सिनेमाघरों में ये पहले ही रिलीज हो चुकी थी। OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के बाद से ये राम सेतु चर्चा में है।
बता दें कि एडम ब्रिज, जिसे कि राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है, भारत के तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर पंबन द्वीप, जिसे कि रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है, और श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के बीच चूना पत्थर के चट्टानों की एक श्रृंखला है, सीरीज है। इस तरह पहला स्टेटमेंट गलत है। ये पुल 30 किलोमीटर लंबा है और मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिम वाली इसको पाक जलडमरू मध्य, जो कि पूर्वोत्तर से अलग करता है, यानी दूसरा स्टेटमेंट सही है। हिंदू पौराणिक कथाओं में ये माना जाता है कि इस संरचना का निर्माण भगवान राम और उनकी वानरों की सेना ने रावण की लंका तक पहुंचने के लिए किया था। इस प्रकार कथन 3 सही है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। किस उच्च न्यायालय ने, यानी किस राज्य के उच्च न्यायालय ने संबंधित राज्य में, यानी अपने यहाँ मंदिरों में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? आपके ऑप्शंस हैं: ए गुजरात उच्च न्यायालय, बी केरल उच्च न्यायालय, सी मद्रास उच्च न्यायालय, अथवा ऑप्शन डी इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी ये मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला जारी किया है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने पूरे तमिलनाडु के मंदिरों में मोबाइल फ़ोन के उपयोग को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने मंदिरों में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अदालत के अनुसार यह फैसला राज्य के मंदिरों की शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने के लिए लिया गया है। तूतीकोरिन जिले के तिरुचेंदूर में सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगाने के लिए एम सीतारमन द्वारा दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया। दरअसल याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि श्रद्धालु अपने मोबाइल फ़ोन से मूर्तियों और पूजा की तस्वीरें लेते हैं, जो मंदिरों के नियमों के खिलाफ है और मंदिरों की संपत्ति की सुरक्षा के लिए भी ये खतरा की तरह है। राष्ट्रीय बांस मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन को 2018-19 के दौरान प्रारंभ किया गया था। दूसरा, हाल ही में बांस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने सलाहकार समूह का गठन किया है। आपके ऑप्शंस हैं: ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री ने बांस क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए एक सलाहकार समूह के गठन को स्वीकृति प्रदान कर दी है, यानी मंजूरी दे दी है। केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन को 2018-19 के दौरान शुरू किया गया था। ये मिशन खासकर रोपण सामग्री, वृक्षारोपण, संग्रह के लिए सुविधाओं का निर्माण, एकत्रीकरण यानी कलेक्शन, प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग, विपणन यानी मार्केटिंग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, कुशल श्रमशक्ति और ब्रांड निर्माण पहल के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर काम कर रहा है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। टेक्निकल टेक्सटाइल से जुड़ा भारत का प्रमुख शो टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया जाना है, यानी कहाँ किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं: ए मुंबई, बी सूरत, सी नई दिल्ली, अथवा ऑप्शन डी लखनऊ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी ये मुंबई में आयोजित किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टेक्निकल टेक्सटाइल से जुड़ा भारत का प्रमुख शो टेक्नोटेक्स 2023 22 फरवरी से 24 फरवरी 2023 के दौरान मुंबई में आयोजित किया जाएगा। भारत में टेक्निकल टेक्सटाइल उद्योग का यह सबसे बड़ा आयोजन है। इसमें शामिल होने वाले लोगों को भारत और दुनिया भर के शीर्ष स्तर के सीईओ, निर्माताओं, वस्त्रोद्योग से जुड़े सहकर्मियों, खरीद प्रबंधकों और आपूर्तिकर्ताओं से मिलने के लिए पहुंच और नेटवर्किंग का अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है। राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन यानी NTTM के तहत फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सहयोग से भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। भारतीय तटरक्षक के उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रन
840 SQN-CG को हाल ही में कहाँ कमीशन किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए चेन्नई, बी गोवा, सी महाराष्ट्र अथवा ऑप्शन डी विशाखापत्तनम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी ये चेन्नई में कमीशन किया गया है। तटरक्षक क्षेत्र पूर्व 840 स्क्वाड्रन सीजी को और मजबूत करने के प्रमुख प्रयास के तहत यानी इसको और स्ट्रेंथन करने के प्रयासों के तहत उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर यानी ALH MK3 स्क्वाड्रन को महानिदेशक ने 30 नवंबर 2022 को ICG एयर स्टेशन चेन्नई में कमीशन किया है। 840 स्क्वाड्रन CG को कमीशन किया जाना इस बात का संकेत है कि हेलीकॉप्टर निर्माण के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये प्रयास केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के मुताबिक है। इससे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के संवेदनशील समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा के लिए भारतीय तटरक्षक की क्षमताओं में काफ़ी वृद्धि हो जाएगी। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 7 दिसंबर, बी 9 दिसंबर, सी 1 दिसंबर अथवा ऑप्शन डी 8 दिसंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। हर साल भारत में 7 दिसंबर का दिन भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन देश की रक्षा करने वाले भारतीय सेना के जवानों, शहीदों और सेवानिवृत्त कर्मियों को समर्पित है। ये साल 1949 से लगातार मनाया जा रहा है। बता दें कि ये झंडा 3 रंगों लाल, गहरा नीला और हल्का नीला रंग का होता है, जो क्रमशः थल सेना, नौसेना और वायुसेना का प्रतिनिधित्व यानी इसको रिप्रेजेंट करता है। इस दिन सशस्त्र बल कर्मियों के कल्याण के लिए सशस्त्र सेना का झंडा आम जनता को बांटकर धन संग्रह किया जाता है, ताकि हमारे देश के लिए बलिदान होने वाले जवानों के लिए कुछ हम भी कंट्रीब्यूट कर पाएँ, उन्हें कुछ सपोर्ट कर पाएँ फाइनेंशियली और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर कर पाएँ। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भारत में पहला गोल्ड ATM कहाँ खोला गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए लखनऊ, बी हैदराबाद, सी देहरादून अथवा ऑप्शन डी मुंबई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी ये हैदराबाद में खोला गया है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में हैदराबाद में देश का पहला गोल्ड ATM खोला गया है। ये ATM गोल्ड सिक्का लिमिटेड कंपनी द्वारा खोला गया है। इस ATM से 0.5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक सोने के सिक्के निकाले जा सकते हैं। इस ATM की खासियत ये है कि ये रियल टाइम गोल्ड प्राइस दिखाएगा, जिससे लोग करंट रेट के मुताबिक सोने के सिक्के खरीद सकते हैं और इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? आपके विकल्प हैं ए मेटावर्स, बी हैशटैग, सी आई स्टैंड विद अथवा ऑप्शन डी गॉब्लिन मोड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी गॉब्लिन मोड को ऑक्सफोर्ड ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने गॉब्लिन मोड को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। गॉब्लिन मोड एक फ्रेज होता है जिसका अर्थ होता है सामाजिक मानदंडों को अस्वीकार करना। गॉब्लिन मोड, मेटावर्स और हैशटैग आई स्टैंड विथ शब्दों के लिए जनता से चुनाव कराया गया था, जिसमें शब्द गोल्डन मोड 3,18,956 वोटों से जीत गया और वर्ड ऑफ द ईयर बन गया। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? ये रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है। चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, ये रिपोर्ट ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी की गई है। दूसरा, रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पहली बार महिलाओं और पुरुषों के बीच डिजिटल डिवाइड शून्य पाया गया है, यानी महिला और पुरुष दोनों ही डिजिटली इक्वल हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। व्याख्या देख लेते हैं।
हाल ही में ऑक्सफैम इंडिया की इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में डिजिटल प्रौद्योगिकी की पहुंच व्यापक रूप से पुरुषों, शहरी, उच्च जाति और उच्च वर्गीय परिवारों और लोगों तक ही सीमित है। रिपोर्ट के मुताबिक सामान्य जाति के 8% लोगों के पास कंप्यूटर या लैपटॉप है, जबकि अनुसूचित जाति के 2% लोगों के पास और अनुसूचित जनजाति के तो 1% से भी कम लोगों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर है। इसके अलावा GSMA ने भी मोबाइल गैप रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि भारत में आज भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं के इंटरनेट इस्तेमाल करने की संभावना 33% कम है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 61% पुरुषों के पास अपना निजी मोबाइल है, जबकि केवल 31% महिलाओं के पास ही निजी मोबाइल है। देश में डिजिटल साक्षरता और डिजिटल सुविधा की पहुंच से आज भी देश के ग्रामीण लोग, महिलाएं और निम्न वर्ग के लोग दूर हैं। डिजिटल क्षेत्र में ये असमानता देश के समावेशी विकास के लिए चिंताजनक है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। फ्रीडम एट मिडनाइट पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए. सलमान रश्दी, बी. चेतन भगत, सी. VS नायपाल अथवा ऑप्शन डी. डोमिनिक लैपियर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी ये डोमिनिक लैपियर हैं फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक। व्याख्या देख लेते हैं। डोमिनिक लैपियर फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक हैं। ये एक फ्रांसीसी लेखक थे जिनका हाल ही में 4 दिसंबर 2022 को निधन हो गया। इस पुस्तक में भारत के विभाजन के समय के हालातों का विस्तार से वर्णन किया गया है। साल 2008 में डोमिनिक लैपियर को भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में कौन सा मेडल जीता है? आपके ऑप्शंस हैं ए. गोल्ड मेडल, बी. ब्रॉन्ज मेडल, सी. सिल्वर मेडल अथवा ऑप्शन डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी सिल्वर मेडल। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में 7 दिसंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने कोलंबिया में आयोजित वेटलिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। विश्व चैंपियनशिप में ये उनका दूसरा पदक है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रहे चक्रवात मंडूस के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? मंडूस को मैंडूस भी कुछ लोग प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसका नामकरण पाकिस्तान ने किया है। दूसरा, इसकी वजह से भारत के दक्षिण पूर्वी तटीय इलाकों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अलर्ट जारी किया गया है। आपके विकल्प हैं ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों अथवा ऑप्शन डी. न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल कथन 2 सत्य है, कथन 1 गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात मांडूस ने दस्तक दी है, जिसकी वजह से भारत के दक्षिण पूर्वी तटीय इलाकों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अलर्ट जारी किया गया है। इस चक्रवात का नाम संयुक्त अरब अमीरात ने दिया है, जिसका अर्थ होता है स्लो मोशन में गति करना। चक्रवातों का नाम तय करने का अपना एक विशिष्ट नियम होता है, जिसके तहत अलग अलग देशों द्वारा बारी बारी से चक्रवातों का नामकरण किया जाता है। आमतौर पर भारत में चक्रवात का मौसम साल में 2 बार होता है, जो मार्च से मई और अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है। लेकिन कभी कभी दुर्लभ अवसरों पर जून और सितंबर महीने में भी चक्रवात आ जाते हैं। आमतौर पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसून से पहले यानी अप्रैल से जून और मानसून के बाद अर्थात अक्टूबर से दिसंबर की अवधि के दौरान विकसित होते हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित एक निकाय है। दूसरा, ये निकाय पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन संबंधित मामलों को भी देखता है। आपके विकल्प हैं ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों अथवा डी. न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल
दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड यानी AWBI पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, जिसे संक्षेप में PCA एक्ट कहते हैं, इसके तहत स्थापित की गई एक सांविधिक निकाय है। यानी ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर द्वारा नहीं क्रिएट किया गया है, बल्कि इसके लिए एक बाकायदा कानून बनाया गया है। उस कानून के तहत AWBI गठित किया गया है। AWBI केंद्र सरकार और राज्य सरकार को पशुओं के मामलों में सलाह देने वाली एक निकाय है और ये PCA अधिनियम 1960 और इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के क्रियान्वयन संबंधी मामलों को भी देखता है। हाल के दिनों में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के संज्ञान में आया है कि कुत्तों के खिलाफ अत्याचार, कुत्तों को खिलाने और देखभाल करने वालों के खिलाफ और शहरी नागरिकों के बीच विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे विवाद तो इन्हीं घटनाओं के मद्देनज़र ये घटनाएं ज़्यादातर दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, मुंबई, पुणे, नागपुर आदि शहरों में देखने को मिल रही हैं। कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ रही हैं यहाँ पे। तो इन्हीं सब घटनाओं को देखते हुए AWBI ने हाल ही में आवारा कुत्तों और पालतू कुत्तों के संबंध में कई गाइडलाइंस जारी किया है, जिसकी वजह से इस प्रश्न को हमने शामिल किया है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। टॉयलेट्स 2.0 अभियान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की पहल है? आपके ऑप्शंस हैं A महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, B सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, C स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अथवा ऑप्शन D आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। पूरे देश में समग्र रूप से स्वच्छ और सुरक्षित माहौल बनाए रखने के लक्ष्य के साथ स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 ने भारत के शहरी इलाकों में सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों को बेहतर बनाने की ज़रूरत को समझते हुए एक और कदम बढ़ाया है। मिशन के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 19 नवंबर 2022 को यानी पिछले महीने विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर इस मौके पर टॉयलेट्स 2.0 अभियान शुरू किया था। इस अभियान में 5 थीमों पर आधारित क्षेत्रों की ओर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें पीपल फॉर टॉयलेट्स, पार्टनर फॉर टॉयलेट्स, डिज़ाइन टॉयलेट्स, रेट योर टॉयलेट्स और माई थॉट्स ओवर टॉयलेट्स शामिल हैं। हाल ही में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान के तहत पूरे देश में बड़ी तेजी से नागरिक एकजुट हो रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स इस पर आ रहा है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5वें प्रश्न की ओर। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये एक 6 सदस्यीय समिति होती है। दूसरा, इसका गठन RBI द्वारा किया जाता है। और तीसरा, इसका गठन उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश के आधार पर किया गया था। आपके विकल्प हैं A केवल 1 और 3, B केवल 1 और 2, C केवल 2 और 3 अथवा ऑप्शन D 1, 2 और 3 यानी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A यानी केवल पहला और तीसरा सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। बीते 7 दिसंबर को भारतीय रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की और इससे जुड़े महत्वपूर्ण ऐलान किए। बता दें कि जिस नीति के अनुसार किसी देश का मुद्रा प्राधिकारी मुद्रा की आपूर्ति का नियमन करता है उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। भारत में ये काम भारतीय रिजर्व बैंक करती है। RBI की मौद्रिक नीति समिति हर दूसरे महीने मौद्रिक नीति की समीक्षा करती है। मौद्रिक नीति समिति एक 6 सदस्यीय समिति होती है जिसका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, न कि RBI द्वारा। इस तरह के समिति के गठन का फैसला उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश के आधार पर किया गया था। यानी उर्जित पटेल कमेटी ने सिफारिश किया था कि एक तरह की ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू करती रहे 2-2 महीने पर। इसमें 3 सदस्य RBI से होते हैं और 3 अन्य स्वतंत्र सदस्य भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। समिति की अध्यक्षता RBI गवर्नर करता है। मौद्रिक नीति का मकसद महंगाई पर अंकुश लगाना और कीमतों में स्थिरता बनाए रखना है। इसके अलावा रोजगार के अवसर तैयार करना और टिकाऊ आर्थिक विकास दर का लक्ष्य हासिल करना भी इसके लक्ष्यों में शामिल है। हिंद प्रशांत क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1997 में इस क्षेत्र को परिभाषित किया था, यानी इसका एरिया कितना होगा इसकी परिभाषा तय की गई थी। दूसरा, दुनिया का लगभग आधा व्यापार इसी रास्ते से होता है, यानी इसी समुद्र से होकर गुजरता है, इसी क्षेत्र से।
तीसरा, भारतीय नौसेना हर साल इस क्षेत्र से संबंधित एक क्षेत्रीय डायलॉग का आयोजन करता है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 अथवा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी केवल कथन 2 और 3 सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंद यानी हिंद महासागर और प्रशांत यानी प्रशांत महासागर के कुछ भागों को मिलाकर जो समुद्र का एक हिस्सा बनता है उसे हिंद प्रशांत क्षेत्र कहते हैं। हालांकि हिंद महासागर क्षेत्र की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, हर देश अपनी हित के मुताबिक इसकी परिभाषा तय करता है। अगर हम इस क्षेत्र की विशेषताओं की बात करें तो दुनिया का लगभग 44% भूभाग, जो कि खनिज और जैव विविधता से भरपूर है, इस इलाके के अंतर्गत आता है। साथ ही तकरीबन 38 देश इस क्षेत्र से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। दुनिया के कुल जीडीपी का 62% अकेले इसी इलाके से आता है। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया का लगभग आधा व्यापार इसी रास्ते से होता है। भारत के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र का अर्थ एक मुक्त, खुले और समावेशी क्षेत्र से है। इसी दिशा में प्रयास करते हुए भारतीय नौसेना द्वारा 2019 से हर साल एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, इसका नाम है, आयोजित किया जाता है। ये भारत प्रशांत के समुद्री क्षेत्र को प्रभावित करने वाले भू राजनीतिक विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा करने का मंच है। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में उभरने वाले अवसरों का लाभ उठाना है और मौजूदा चुनौतियों का आकलन करना है। हाल ही में इस सम्मेलन के 4थे संस्करण का आयोजन किया गया, इसीलिए इस प्रश्न को शामिल किया गया। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। वन्यजीव संरक्षण विषय का उल्लेख निम्नलिखित में से किस सूची में है? आपके ऑप्शंस हैं ए संघ सूची में, बी राज्य सूची में, सी केंद्र की अवशिष्ट शक्तियों में अथवा ऑप्शन डी समवर्ती सूची में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी ये समवर्ती सूची में इसका उल्लेख है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वन्यजीव संरक्षण समवर्ती सूची का विषय है। इस पर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। वन्यजीव संरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51A क्लाज जी में किया गया है, तो मूल कर्तव्यों में भी वन्यजीव संरक्षण का उल्लेख किया गया है। इसकी जिम्मेदारी भारत की प्रशासनिक एजेंसियों के साथ साथ हम भारतीय नागरिकों की भी है। सरकार ने 1972 में वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया था। हाल ही में इस कानून को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसको संशोधित किया जा रहा है। अभी यह संशोधन विधेयक राज्यसभा में पारित किया गया है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। टाइम मैगजीन ने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? आपके ऑप्शंस है ए व्लादिमीर जेलेंस्की, बी एलन मस्क, सी जेफ बेजोस अथवा ऑप्शन डी कमला हैरिस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी व्लादिमीर जेलेंस्की को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में टाइम मैगजीन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना है। इस साल फरवरी से ही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में यूक्रेनी राष्ट्रपति ने बहुत ही साहस से अपने देश का नेतृत्व किया, इसी कारण इन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है। राष्ट्रपति बनने से पूर्व जेलेंस्की एक प्रसिद्ध हास्य अभिनेता थे। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। ऑर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट की सूची में सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट किस देश का है? आपके ऑप्शंस हैं ए जापान, बी अमेरिका, सी यूएई अथवा ऑप्शन डी भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी ये यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में ऑर्टन कैपिटल ने वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट 2022 की सूची जारी की है, जिसमें यूएई पहले स्थान पर है। इस सूची में भारत की रैंकिंग 87वीं है, जबकि सोमालिया के साथ पाकिस्तान 94वें स्थान पर है। पासपोर्ट की रैंकिंग से पता चलता है कि किसी देश का नागरिक कितने देशों में बिना वीजा के प्रवेश पा सकता है। ऑर्टन कैपिटल का पासपोर्ट इंडेक्स वास्तविक समय में अपनी रैंकिंग को अपडेट करता है। इस पर नई वीजा छूट और परिवर्तन लागू होते हैं। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। करेंसी स्वैप समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला,
करेंसी स्वैप एग्रीमेंट में दो देशों द्वारा एक दूसरे को दी जाने वाली ब्याज दर बिल्कुल फिक्स्ड होती है। दूसरा, हाल ही में आरबीआई ने सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय सुविधा के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ एक ऐसा ही समझौता किया है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल कथन दो सत्य है, कथन एक गलत है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। करेंसी स्वैप का शाब्दिक अर्थ होता है मुद्रा की अदला बदली। इस तरह के समझौते में दो देश अथवा कंपनियां या फिर दो व्यक्ति आपस में अपने देशों की मुद्रा की अदला बदली कर लेते हैं ताकि अपनी वित्तीय ज़रूरतों को बिना किसी वित्तीय नुकसान के पूरा किया जा सके। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट में दो देशों द्वारा एक दूसरे को दी जाने वाली ब्याज दर फिक्स्ड और फ्लोटिंग दोनों प्रकार की हो सकती है। अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय सुविधा के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण आरबीआई से अधिकतम $200 मिलियन तक की राशि किस्तों में निकाल सकता है। हाल ही में देश में पहली बार किस राज्य में दिव्यांग लोगों के लिए एक अलग सरकारी विभाग बनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए असम, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी महाराष्ट्र। सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि महाराष्ट्र। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांगजनों की सुरक्षा और सहायता के लिए एक नए सरकारी विभाग की स्थापना को अधिकृत किया है। ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है। नए विभाग के लिए राज्य सरकार ने 2063 पद सृजित किए हैं। महाराष्ट्र में लगभग 20 वर्षों से दिव्यांगजनों के लिए एक अलग विभाग की मांग की जा रही थी। महाराष्ट्र सरकार ने ये घोषणा 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर की है। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, साल 2022 के लिए विश्व मानवाधिकार दिवस की थीम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए असमानताओं को कम करना, मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना, बी सभी के लिए प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और न्याय, सी स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि सभी के लिए प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और न्याय। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हर साल 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। साल 1948 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार दिवस मनाने की घोषणा की थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा 10 दिसंबर 1950 को की गई। मानवाधिकार वे मूलभूत अधिकार होते हैं जो बिना किसी भेदभाव के दुनिया के हर मनुष्य को जन्म से ही प्राप्त होते हैं। मानवाधिकार दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। इस वर्ष इस दिवस की थीम है सभी के लिए प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और न्याय। रुक करते हैं अपने तीसरे प्रश्न का। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहे भारतीय दंड संहिता की धारा 295 और 295 ए निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए धार्मिक अपमान या नुकसान, बी देशद्रोह, सी लोक प्राधिकारी के कार्य में बाधा डालना या फिर डी लोक दस्तावेजों को नुकसान पहुंचाना। सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि धार्मिक अपमान या नुकसान। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हमारी आज़ादी वहीं तक है जहां से दूसरों की आज़ादी बाधित ना हो। इसलिए अगर आप किसी धर्म या धार्मिक प्रतीक जैसे कि पुस्तक आदि को नुकसान पहुंचाते हैं या किसी भी तरह के इशारे या शब्दों से अपमान करते हैं तो आप 3 साल की सजा और जुर्माने से दंडित हो सकते हैं। ये प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 295 और 295 ए में सजा का प्रावधान किया गया है। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 295 और 295 ए के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार पवित्र पुस्तकों की अवमानना के लिए निर्धारित सजा पर्याप्त नहीं है। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय में सबसे अंत में दायर की जाने वाली याचिका कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ए अपील याचिका, बी पुनर्विचार याचिका, सी उपचारात्मक याचिका या फिर डी दया याचिका।
सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि उपचारात्मक याचिका। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। छावला कांड में पुनर्विचार याचिका दायर किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाने वाली याचिकाएं फिर से चर्चा में आ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्रक्रिया के स्तर पर 3 तरह की याचिकाएं दायर की जाती हैं। इनमें सबसे पहले अपील याचिका, उसके बाद रिव्यू याचिका और उसके बाद सबसे अंत में उपचारात्मक याचिका दायर की जाती है। दया याचिका सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि राष्ट्रपति के समक्ष दायर करते हैं। बढ़ते हैं अपने 5वें और आखिरी प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, ये क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा, इस इंडेक्स के प्रथम 3 स्थान पर दक्षिण एशियाई देशों का कब्जा है। तीसरा, भारत की इसमें 8वीं रैंक है। आपके ऑप्शंस है ए, केवल कथन 1 और 2, बी, केवल कथन 2 और 3, सी, केवल कथन 3 या फिर डी, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि केवल कथन 1 और 2। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। साल 2005 से जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि CCPI सालाना प्रकाशित करते हैं। CCPI अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति में पारदर्शिता बढ़ाने का एक उपकरण है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जलवायु राजनीति में पारदर्शिता और अलग अलग देशों के जलवायु संरक्षण प्रयासों और प्रगति की तुलना करना है। इस बार 63 देशों की सूची में भारत को पिछले वर्ष की तुलना में 2 रैंक बढ़ाकर 8वें स्थान पर पहुंचा दिया गया है। पिछले साल भारत 10वें स्थान पर था। इस रिपोर्ट में पहले 3 स्थान खाली रखे गए हैं क्योंकि किसी भी देश ने सूचकांक की सभी श्रेणियों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, इसलिए उन्हें सबसे अच्छी रैंक नहीं दी जा सकती है। हाल ही में संपन्न हुए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव और संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सीटों की संख्या 60 है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 74 में ये प्रावधान है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। आपके ऑप्शंस है ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों या फिर डी, ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि ना 1 और ना ही 2। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 68 सीटों के लिए चुनाव हुए हैं। इस चुनाव में 68 सीटों में से 40 सीटें जीतकर कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त कर लिया है। कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सिक्खू को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिला दी है। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 164 में ये प्रावधान है कि मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करता है। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए, 9 दिसंबर, बी, 10 दिसंबर, सी, 11 दिसंबर या फिर डी, 12 दिसंबर। सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 11 दिसंबर। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2002 में 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। उसके बाद साल 2003 से हर साल इस दिन को मनाया जाता है। पहाड़ों की समृद्ध जैव विविधता और पहाड़ों के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। रुक करते हैं अपने तीसरे प्रश्न का। तीसरा प्रश्न है, राजधानी दिल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, 12 दिसंबर साल 1911 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी। दूसरा, ब्रिटिश भारत के तत्कालीन शासक किंग जॉर्ज पंचम ने इसकी आधारशिला रखी थी। आपके ऑप्शंस हैं ए, 1 और 2 दोनों, बी, केवल 1, सी, केवल 2 या फिर डी, ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि 1 और 2 दोनों ही सही हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। साल 1911 में तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। इसी दरबार में ब्रिटिश भारत के तत्कालीन शासक किंग जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 को राजधानी परिवर्तन की आधिकारिक घोषणा की और दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया। इसके पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। बढ़ते हैं अपने 5वें और आखिरी प्रश्न की ओर।
5वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे इंडो इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शंस है ए, इस वर्ष इसका 39वां संस्करण 8 से 19 दिसंबर के बीच होगा। बी, ये अभ्यास वर्ष 2002 से सालाना तौर पर आयोजित किया जाता है। सी, ये नौसेना संबंधित अभ्यास है। या फिर डी, इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र को वाणिज्यिक जल परिवहन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विधि सम्मत समुद्री गतिविधियों के लिए सुरक्षित बनाना है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि ये अभ्यास वर्ष 2002 से सालाना तौर पर आयोजित किया जाता है। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त कॉरपैट का 39वां संस्करण 8 से 19 दिसंबर के बीच होगा। ये गश्त अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर 15 और 16 दिसंबर को होगी और पोर्ट ब्लेयर में खत्म होगी। भारत और इंडोनेशिया वर्ष 2002 से साल में 2 बार कॉरपैट का आयोजन करते हैं। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र को वाणिज्यिक जल परिवहन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विधि सम्मत समुद्री गतिविधियों के लिए सुरक्षित बनाना है। INS कारमुक के साथ स्वदेश में निर्मित पोत L-58 और समुद्री गश्ती विमान डोनियर भी इस गश्त में हिस्सा लेंगे। इंडोनेशिया की ओर से युद्धपोत KRI न्याय DN हिस्सा लेगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस हिमालयी पौधे को IUCN की रेड लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है? आपके ऑप्शंस है ए, मीजोट्रोपिस पेलेट, बी, फ्रिटिलारिया सिरोसा, सी, डेक्टाइलोराइजा हटागिरिया या फिर डी, सेड्रस डेओडारा। सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि सेड्रस डेओडारा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में हिमालय क्षेत्र के 3 औषधीय प्रजातीय पौधों को मूल्यांकन के बाद संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। माइजोट्रोपिस पेलेट, फ्रिटिलारिया सिरोसा और डेक्टाइलोराइजा हटागिरिया, इन 3 पौधों का जीवन संकटग्रस्त की श्रेणी में आ गया है। ये तीनों पौधे ही औषधीय गुणों से भरपूर हैं, जो इन जातियों के अवैध व्यापार, वनाग्नि, वनोन्मूलन के कारण विलुप्त होते जा रहे हैं। IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो संकटग्रस्त और विलुप्त होते पौधों और जंतुओं की जातियों को संरक्षित करने का कार्य करता है। ये संगठन रेड डाटा बुक जारी करता है, जिसमें सभी संकटग्रस्त और विलुप्त प्राय प्रजातियों को शामिल किया जाता है। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अभी सुर्खियों में है, किस राज्य में है? आपके ऑप्शंस है ए, गोवा, बी, हिमाचल प्रदेश, सी, राजस्थान या फिर डी, महाराष्ट्र। सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि गोवा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में गोवा में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। इस एयरपोर्ट का नाम एयरपोर्ट गोवा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। यह एयरपोर्ट गोवा की राजधानी पणजी से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। गोवा भारत का एक प्रमुख टूरिज्म डेस्टिनेशन है। ये एयरपोर्ट सालाना 44 लाख लोगों को समायोजित करने की क्षमता रखता है। रुक करते हैं अपने तीसरे प्रश्न का। तीसरा प्रश्न है, विंडफॉल टैक्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? पहला, विंडफॉल टैक्स ऐसी कंपनियों या इंडस्ट्री पर लगाया जाता है जिन्हें किसी खास तरह की परिस्थितियों में तत्काल काफी लाभ होता है। दूसरा, हाल ही में विरोध के चलते सरकार ने इसे समाप्त कर दिया है। आपके ऑप्शंस हैं ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि केवल 1। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर से घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल और डीजल के एक्सपोर्ट पर से विंडफॉल टैक्स को घटाने का ऐलान किया है। ये फायदा सिर्फ देश में निकाले गए तेल और डीजल के लिए है। एक्सपर्ट का मानना है कि सरकार के इस कदम से पेट्रोल डीजल के रेट घटने की उम्मीद बढ़ गई है। बता दें कि विंडफॉल टैक्स ऐसी कंपनियों या इंडस्ट्री पर लगाया जाता है जिन्हें किसी खास तरह की परिस्थितियों में तत्काल काफी लाभ होता है। उदाहरण के तौर पर भारत की तेल कंपनियां। दरअसल यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में काफी उछाल आ गया था। इससे तेल कंपनियों को काफी फायदा मिला था, इसलिए उन पर विंडफॉल टैक्स लगाया गया था। भारत ही नहीं, इटली और यूके ने भी अपने एनर्जी कंपनियों पर इस तरह का टैक्स लगाया है। भारत सरकार ने अभी इसे समाप्त नहीं किया है, बस कम किया गया है।
बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित अलीपुर बम कांड में निम्नलिखित में से किसके ऊपर मुकदमा चलाया गया था? आपके ऑप्शंस है ए बाल गंगाधर तिलक, बी भगत सिंह, सी अरबिंदो घोष या फिर डी यूसुफ मेहर अली। सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि अरबिंदो घोष। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। ये कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पुदुचेरी में कंबन कलाई संगम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान श्री अरबिंदो के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया है। बता दें कि अरबिंदो घोष एक योगी, दृष्टा, दार्शनिक, कवि और भारतीय राष्ट्रवादी थे। इन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से पृथ्वी पर दिव्य जीवन के दर्शन को प्रतिपादित किया। वर्ष 1902 से 1910 तक उन्होंने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए आजादी की लड़ाई में भाग लिया। उनकी राजनीतिक गतिविधियों के कारण उन्हें अलीपुर बम कांड मामले में साल 1908 में कैद कर लिया गया था। 2 साल बाद वो ब्रिटिश भारत से भाग गए और पौंडीचेरी के फ्रांसीसी उपनिवेश में शरण ली। पौंडीचेरी में उन्होंने आध्यात्मिक साधकों के एक समुदाय की स्थापना की, जो आगे चलकर साल 1926 में श्री अरबिंदो आश्रम बना। बढ़ते हैं अपने पांचवें और आखिरी प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण विधेयक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला, इस विधेयक के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2005 में संशोधन किया गया है। दूसरा, विधेयक के जरिए केंद्र सरकार को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग प्रणाली निर्धारित करने की बात कही गई है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि केवल 2। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संसद ने ऊर्जा संरक्षण विधेयक 2022 पारित कर दिया है। इस विधेयक के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन किया गया है। इसका उद्देश्य ऊर्जा की क्षमता और इसके संरक्षण को बढ़ावा देना है। विधेयक के जरिए केंद्र सरकार को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग प्रणाली निर्धारित करने का भी अधिकार दिया गया। इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि कुछ विशेष उपभोक्ता अपनी ऊर्जा आवश्यकता के कुछ भाग की पूर्ति गैर जीवाश्म स्रोतों से कर सकते हैं। भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण संहिता उन कार्यालयों और आवासीय मकानों पर लागू होगी जहां 100 किलोवाट या अधिक ऊर्जा का उपयोग होता है। गौरतलब है कि 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान भारत ने 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से 40% बिजली बनाने की उपलब्धि हासिल करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन देश ने नवंबर 2021 में तय समय से 9 वर्ष पहले ही ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। जीएसटी परिषद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? यानी आपको ध्यान दीजिएगा, गलत कथन चुनना है। कई बार प्रश्न में सत्य या असत्य को लेकर हम ध्यान से उसको देखते नहीं हैं और सत्य की जगह असत्य या असत्य की जगह सत्य पढ़ लेते हैं, जिससे प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। पहला स्टेटमेंट, ये एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा, परिषद की बैठक में यानी जीएसटी परिषद की बैठक में केंद्र सरकार समेत सभी राज्य सरकारों के वोट का मान एक समान होता है। विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं यानी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी बी में दिया गया कथन असत्य है, यानी केवल पहला स्टेटमेंट सत्य है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। 1 जुलाई 2017 को लागू जीएसटी व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अलग अलग दरों पर लगाए जाने वाले तमाम करों को हटाकर पूरे देश के लिए एक ही अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू की गई है। जीएसटी परिषद के बारे में आपको बताएं तो ये जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिश करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है। 101वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 279A क्लास 1 में जीएसटी परिषद का प्रावधान किया गया है। सभी 28 राज्य और 3 संघ शासित क्षेत्रों जिसमें दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर शामिल हैं के वित्त मंत्री या राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित कोई अन्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। जीएसटी परिषद का प्रत्येक निर्णय उपस्थित और मतदान के 75% भारित बहुमत यानी 3/4 बहुमत होने के बाद ही लिया जाता है।
आपको बता दें कि भारित बहुमत के तहत केंद्र सरकार का मान 1/3 वोट माना जाता है, जबकि सभी राज्य सरकारों का एक साथ मिलाकर कुल मान 2/3 वोट माना जाता है। आगामी 17 दिसंबर को जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक वर्चुअल मोड में आयोजित की जाएगी, इसीलिए इस प्रश्न को शामिल किया गया है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अक्सर समाचार पत्रों में रहने वाली एक शब्दावली मुक्त व्यापार समझौता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये 2 या 2 से अधिक देशों के बीच व्यापारिक बाधाओं को कम करने के लिए किया गया एक समझौता होता है। दूसरा, जब 2 देशों के बीच आपस में मुक्त व्यापार समझौता होता है तो इससे व्यापार संरक्षणवाद बढ़ता है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल पहला स्टेटमेंट सही है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को संपन्न करने के लिए जारी बातचीत को तेजी से पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई है। आपको बता दें कि मुक्त व्यापार समझौता 2 या 2 से अधिक देशों के बीच आयात निर्यात के बाधाओं को कम करने के लिए किया जाता है। इसके तहत वस्तुओं और सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार खरीदा और बेचा जा सकता है, जिसके लिए बहुत कम सरकारी शुल्क, कोटा और सब्सिडी जैसी व्यवस्थाएं की जाती हैं। मुक्त व्यापार की अवधारणा व्यापार संरक्षणवाद या आर्थिक अलगाववाद से अलग होता है। इससे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शंस हैं ए, यह संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। बी, इसका प्रमुख काम दुनिया भर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सी, आवश्यकता पड़ने पर यह दुनिया के किसी हिस्से में मिलिट्री एक्शन की मंजूरी दे सकता है। अथवा ऑप्शन डी, मौजूदा वक्त में भारत UNSC का स्थायी सदस्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी डी में दिया गया कथन गलत है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में ब्रिटेन के विदेश मंत्री और रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसका प्रमुख काम दुनिया भर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भारत UNSC का 2 साल के लिए यानी 2021 और 2022 के लिए अस्थायी सदस्य चुना गया है, न कि स्थायी। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। नमामि गंगे परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, नमामि गंगे परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा साल 2014 में शुरू किया गया था। दूसरा, यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और इसके राज्य समकक्ष संगठनों यानी राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सत्य हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। नमामि गंगे परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा साल 2014 में शुरू किया गया था। इस परियोजना का मकसद गंगा नदी के बढ़ते प्रदूषण को कम करना और गंगा नदी को पुनर्जीवित करना था। यह जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग तथा जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी NMCG और इसके राज्य समकक्ष संगठनों यानी राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। गौरतलब है कि हाल ही में नमामि गंगे कार्यक्रम को वैश्विक मंच पर सराहा गया है, इसकी तारीफ की गई है। मॉन्ट्रियल में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन यानी COP15 में UN ने इसे दुनिया में शीर्ष 10 पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पहलों में से एक के रूप में मान्यता दी है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपके विकल्प हैं ए ओडिशा, बी हिमाचल प्रदेश, सी राजस्थान अथवा डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी ये ओडिशा में आयोजित किया जाएगा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भारत को 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी सौंपी गई है। टूर्नामेंट 13 से 29 जनवरी के बीच ओडिशा के भुवनेश्वर और राउरकेला में खेला जाएगा।
पुरुष विश्व कप की मेजबानी पाने के लिए भारत समेत 3 देशों ने दावेदारी पेश की थी। 1971 के बाद से यह चौथा मौका होगा जब भारत हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में 13 से 29 जनवरी के बीच खेला जाएगा। हॉकी विश्व कप में 16 टीमों को 4 ग्रुपों में बांटा गया है। भारत को ग्रुप डी में इंग्लैंड, स्पेन और वेल्स के साथ रखा गया है।